नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 8वें सप्ताह के तीसरे दिन में तृतीय दिवस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सप्ताह हम अनुमान प्रमाण पर चर्चा कर रहे हैं। ग्रंथ के क्रम के अनुसार हम अभी तक व्याप्ति के लक्षण का निरूपण कर चुके हैं, किंतु कुछ व्याप्ति के बारे में विशेष जानकारी अपेक्षित है, क्योंकि आगे के मूल ग्रंथ को समझने के ही लिए पूर्व पक्ष व्याप्ति का ज्ञान अत्यंत अपेक्षित था और उसी तरह सिद्धांत व्याप्ति का भी ज्ञान अत्यंत अपेक्षित होने के कारण इन दोनों व्याप्तियों के स्वरूपों पर यहाँ पर संक्षेप में ही चर्चा हो रही है। चित्रों के माध्यम से आपको साध्य और हेतु के बीच में रहने वाली जो व्याप्ति नामक संबंध है, उस संबंध को इस पाठ्यक्रम में बताया जा रहा है। अभी आज तीसरे दिन हम सिद्धांत व्याप्ति के लक्षण की चर्चा करेंगे एवं सिद्धांत व्याप्ति के लक्षण का समन्वय भी करेंगे। फिर उसके बाद पक्षधर्मता क्या चीज़ है, इन दोनों का निरूपण आज करेंगे। तो सिद्धांत व्याप्ति का क्या लक्षण है? जैसा कि आचार्य अन्नम भट्ट जी ने तर्क संग्रह में व्याप्ति के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा है, साहचर्य नियमो व्याप्ति। जैसा हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, साहचर्य का अर्थ है सामानाधिकरण्य और नियम का अर्थ है व्यापक। तो इस प्रकार से साहचर्य नियमों का व्याप्ति का अर्थ होता है व्यापक का सामानाधिकरण्य व्याप्ति है। किसी भी पदार्थ का सामानाधिकरण्य व्याप्ति नहीं है, किंतु जो व्यापक पदार्थ है, उस व्यापक पदार्थ का जो व्याप्य पदार्थ में सामानाधिकरण्य संबंध है, उस सामानाधिकरण्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं। पूर्व पक्ष व्याप्ति में हम लोगों ने व्याप्ति का जो स्वरूप देखा था, अर्थात साध्य के अभाव के अधिकरण में जिसका अभाव नहीं रहता है, उस पदार्थ में साध्य की व्याप्ति होती है। इस प्रकार जो हम साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव रूप जो व्याप्ति को हमने के ऊपर चर्चा की थी, वह व्याप्ति अभाव रूप व्याप्ति है और वह पूर्व पक्ष व्याप्ति है। पूर्व पक्ष व्याप्ति इसलिए है क्योंकि उस लक्षण में कुछ दोष हैं। उन दोषों के होने के कारण उस लक्षण को सिद्धांत रूप में नहीं स्वीकृत किया गया है, अपितु सिद्धांत रूप में जो स्वीकृत व्याप्ति है वह है हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति। इसी व्याप्ति को सिद्धांत व्याप्ति कहते हैं, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम। इसका अत्यंत परिष्कृत स्वरूप भी है, किंतु उन सभी विषयों पर यहाँ पर चर्चा संभव नहीं है। किंतु इसका सामान्य जो अर्थ है वह यह है कि ख के अधिकरण में क का अभाव नहीं है, अतः ख का व्यापक क है। तो अब यहाँ पर जो व्यापक शब्द आया है, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जिसके अधिकरण में जिसका अभाव नहीं रहता है उसको हम व्यापक कह सकते हैं। तो ख के अधिकरण में क का अभाव नहीं है, अतः ख का व्यापक क है। तो यहाँ पर स्वाधिकरण वृत्ति अत्यंताभावा प्रतियोगी क हुआ। व्यापक के सामानाधिकरण्य को व्याप्ति कहते हैं। तो यहाँ पर व्यापक का सामानाधिकरण्य, जैसे क का जो सामानाधिकरण्य, अब देखिए यहाँ पर क है, क का सामानाधिकरण्य ख में है, ये जो सामानाधिकरण्य है इसी को हम व्याप्ति कहते हैं। व्यापक के सामानाधिकरण्य, व्यापक का जो सामानाधिकरण्य ख में है वो सामानाधिकरण्य ही व्याप्ति है। तो इस प्रकार से संक्षेप में हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो क ख यहाँ पर दोनों सब जगह देखिए आप, व्यापक यहाँ पर क है, ख व्यापक नहीं है। क्यों नहीं है व्यापक? क्योंकि एक सामान्य लक्षण व्यापक का ये भी है कि जो अधिक देश में रहता है उसको व्यापक कहते हैं और जो न्यून देश में रहता है उसको हम व्याप्य कहते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं, जितने देशों में ख है उन सभी देशों में क तो विद्यमान है, किंतु जितने देशों में क विद्यमान है उन सभी देशों में ख विद्यमान नहीं है। इसलिए क का व्यापक ख नहीं होता है, ख का व्यापक क होता है।
तो इसी को न्याय की भाषा में तदधिकरण वृत्ति अत्यंताभावाप प्रतियोगी इस प्रकार कहते हैं। तत् से यहाँ पर हम ख को लेंगे। ख के अधिकरण में कहीं पर भी क का अत्यंताभाव नहीं है, इसलिए क ख के अधिकरण में रहने वाले अत्यंताभाव का प्रतियोगी नहीं है। तो प्रतियोगी नहीं है, अतः क ख का व्यापक है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। तो व्यापक का जो, अब व्यापक हम समझ चुके हैं, तो व्यापक जो पदार्थ होता है उसका जो सामानाधिकरण्य है उस व्याप्य पदार्थ में, वही सामानाधिकरण्य साहचर्य नियम है। तो उस सामानाधिकरण्य को ही व्याप्ति कहते हैं। तो साध्य का हेतु के प्रति व्यापक होने का क्या अर्थ है? साध्य का हेतु के अधिकरण में रहने वाले अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होना, प्रतियोगी न होना। तो हेत्वधिकरण वृत्ति अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम हेतु व्यापकत्वम। हेत्वधिकरण में रहने वाले अत्यंताभाव का प्रतियोगी साध्य नहीं होता है, अपितु प्रतियोगी से भिन्न होता है। प्रतियोगी भिन्न साध्य होता है। उस साध्य का जो सामानाधिकरण्य है हेतु में, उस सामानाधिकरण्य को व्याप्ति, सिद्धांत व्याप्ति कहते हैं। तो व्यापक साध्य का हेतु में रहने वाले सामानाधिकरण्य को व्याप्ति कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर हेतु का अधिकरण ये है महानस, उसमें रहने वाला अत्यंताभाव हुआ घटाभाव, उसका प्रतियोगी हुआ घट, उसमें रहेगी प्रतियोगिता। तो अब उस प्रतियोगिता का निरूपक भेद अर्थात घट का भेद, घट का भेद है वह्नि में, घट से भिन्न है वह्नि। तो वह्नि, ये वह्नि यहाँ पर है। अब ये जो वह्नि हुआ ये व्यापक हो गया। तो हेतु के अधिकरण में रहने वाले अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी, उस प्रतियोगी से भिन्न जो वह्नि है, भेद का आश्रय जो वह्नि है, वह वह्नि व्यापक हुआ। इस व्यापक का आप यहाँ पर सामानाधिकरण्य अर्थात वृत्तित्व जो है, व्यापक वह्नि का अधिकरण ये हुआ महानस, उसमें जो है धूम विद्यमान है, उसमें धूम विद्यमान है। अतः उस धूम में रहने वाली जो ये वृत्तिता है, सामानाधिकरण्य है, यह सामानाधिकरण्य ही सिद्धांत व्याप्ति कहलाती है। तो इस प्रकार से हम व्याप्ति के लक्षण का समन्वय धूम में कर सकते हैं। तो आगे अब यहाँ पर आप वह्नि और धूम की व्याप्ति को और स्पष्ट तरह समझिए। यहाँ पर अनेक स्थलों में आपको धूम और वह्नि एक साथ दिख रही है, किंतु ये जो स्थल है यहाँ पर वह्नि है, धूम नहीं है। तो वह्नि धूम का व्यापक हो गया, क्योंकि धूम के अधिकरण में कहीं भी वह्नि का अभाव नहीं मिलता है, तो इसलिए वह्नि व्यापक हो गया। अब इस व्यापक का जो सामानाधिकरण्य धूम में है, इसी सामानाधिकरण्य को हम व्याप्ति कहते हैं। जो अनेक स्थलों में ये दोनों इन दोनों में सामानाधिकरण्य को देखा जा सकता है। तो यही जो सामानाधिकरण्य है, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम। आप जानते हैं पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ पर हेतु है धूम और वह्नि है साध्य और पर्वत है पक्ष। तो हेतु का व्यापक होगा वह्नि, क्योंकि हेतु के अधिकरण में वह्नि का अभाव नहीं मिलता है। अतः हेत्वधिकरण वृत्ति अत्यंताभाव का अप्रतियोगी वह्नि होता है। जैसे हेतु का अधिकरण यदि हम देखें तो महानस में हम धूम को देखते हैं, महानस का अर्थ है रसोई घर, वहाँ पर धूम विद्यमान रहता है। या यज्ञशाला में हम धूम को देखते हैं, तो धूम के अधिकरण में जहाँ जहाँ पर धूम है विद्यमान, वहाँ वहाँ कहीं पर भी वह्नि का अभाव नहीं रहता है, हर स्थान में वह्नि विद्यमान रहता है। इसलिए वह्नि किसका अभाव रहता है यदि हम ये पूछें तो घट का अभाव रहता है, आप कह सकते हैं, क्योंकि यज्ञशाला में जो कुंड है जिसमें धूम है, उस कुंड में घट नहीं है कोई भी। इसलिए धूम के अधिकरण में किसका अभाव है? तो घट का अभाव है। तो जब घट का अभाव है तो अभाव का प्रतियोगी हुआ घट। वह्नि कभी भी अभाव का प्रतियोगी नहीं होता है, अर्थात वह्नि का अभाव वहाँ पर नहीं उपलब्ध होता है। इसलिए वह्नि उस अभाव का प्रतियोगी नहीं है, अर्थात प्रतियोगी से भिन्न है। तो हेत्वधिकरण वृत्ति अत्यंताभाव प्रतियोगी भिन्न जो साध्य है वह्नि, उस वह्नि का जो सामानाधिकरण्य है, अर्थात
वह्नि के अधिकरण से निरूपित वृत्तिता, जो धूम में रहती है उस वृत्तिता को ही व्याप्ति कहते हैं। धूम तो एक वह्नि की व्याप्ति है, वह्नि निरूपित व्याप्ति है यह धूम में रहने वाली वृत्तित्व रूप जो व्याप्ति है। किंतु हम यह नहीं कह सकते कि धूम निरूपित व्याप्ति वह्नि में है, इस प्रकार हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि धूम निरूपित व्याप्ति यदि कहना होगा तो हमको कहना होगा कि वह्नि के अधिकरण में जिसका अत्यंताभाव नहीं रहता है वो वह्नि का व्यापक होगा। तो धूम जो है वह्नि का व्यापक ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह्नि के अधिकरण में इस जगह पर धूम का अत्यंताभाव विद्यमान है, अतः धूम उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी ही होगा, प्रतियोगी से भिन्न नहीं होगा, अतः धूम व्यापक नहीं होता है। तो यद्यपि धूम और वह्नि का अन्यत्र बहुत जगह समानाधिकरण्य है, किंतु धूम वह्नि का व्यापक नहीं है, इसलिए धूम की व्याप्ति वह्नि में है, इस प्रकार हम नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो मुख्य विषय था वह सिद्धांत व्याप्ति के स्वरूप का परिचय कराना था। चूँकि हम पूर्व पक्ष व्याप्ति के स्वरूप को देख चुके हैं, ये जो व्याप्ति है यह एक संबंध है। आगे इसके विषय में और भी ग्रंथ के क्रम में चर्चा होंगी, किंतु अभी तक जो दो लक्षणों को बताया गया है, पहला पूर्व पक्ष व्याप्ति का लक्षण, लक्षण का मतलब यहाँ पर स्वरूप है, स्वरूप लक्षण है। यह तटस्थ लक्षण जैसा लक्षण नहीं है, अपितु स्वरूप है, यह व्याप्ति का स्वरूप है। तो कुछ आचार्यों ने, जो अन्य दर्शन के मीमांसा आदि दर्शन के आचार्य हैं, उन्होंने जो स्वरूप बताया व्याप्ति का, वह स्वरूप पूर्व पक्ष व्याप्ति के रूप में हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो जो व्याप्ति है उस व्याप्ति में कुछ दोष हैं, कुछ अव्याप्ति रूप दोष हैं, कुछ ऐसे स्थल हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रहने वाली व्याप्ति में इस स्वरूप का प्रयोग नहीं होता, अर्थात ऐसा स्वरूप नहीं हो सकता है। साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव रूप वो व्याप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए उस व्याप्ति के लक्षण में दोष होने के कारण उसका परित्याग करके सिद्धांत व्याप्ति को न्याय के आचार्यों ने एवं अन्य आचार्यों ने स्वीकार किया है। तो सिद्धांत व्याप्ति है संक्षेप में हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति। तो इस व्याप्ति के स्वरूप से भी आपको परिचय कराया गया। तो इसी के साथ आज फिर हम पक्षधर्मता के स्वरूप को भी देखेंगे आगे। पक्षधर्मता क्या है? तो कहते हैं कि व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता, अर्थात इसका व्याप्य का पक्ष के साथ संबंध होना ही पक्षधर्मता। जैसा कि हम पहले संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं, धर्मता का अर्थ है संबंध, तो व्याप्य का पक्ष के साथ जो संबंध है वह पक्षधर्मता है। जैसे अभी तक हम यह जान चुके हैं कि व्याप्य किसे कहते हैं, तो व्याप्य उसे कहते हैं जिसमें व्याप्ति रहती है। तो व्याप्य का यदि पक्ष के साथ संबंध है तो उस संबंध को ही पक्षधर्मता कहते हैं। व्याप्यनिष्ठ पक्ष निरूपित वृत्तिता, यही है पक्षधर्मता। जैसे उदाहरण के रूप में पर्वत में हमने धूम को देखा, तो धूम व्याप्य है, क्योंकि वह्नि की व्याप्ति धूम में रहती है, तो इसलिए धूम व्याप्य है। उस व्याप्य धूम का पक्ष पर्वत के साथ जो संबंध है, संयोग आदि जो संबंध है पर्वत के साथ, वही है पक्षधर्मता। या पर्वत से निरूपित जो वृत्तिता है उस धूम में, आधेयता है, उसी को हम पक्षधर्मता कह सकते हैं। वह संबंध आधार आधेय भाव रूप संबंध है या आधेयता रूप संबंध है, तो उस संबंध को हम पक्षधर्मता कहें। अब व्याप्य धूम आदि का पर्वत आदि पक्ष में संयोग आदि संबंध से रहना ही पक्षधर्मता है। पक्षधर्मता ज्ञान का आकार क्या है? धूमवान पर्वतः, इस पर्वत में धूम है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान हमें धूम को देख करके प्रत्यक्षात्मक जो ज्ञान होता है, इंद्रिय से जन्य, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्षात्मक ज्ञान, वहाँ पर जो पर्वत में हम लोगों ने धूम को देखा था, तो वो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान वहाँ पर पक्षधर्मता ज्ञान है। और
व्याप्ति का ज्ञान किस प्रकार होता है? तो वह्निव्याप्यो धूमः, वह्निव्याप्ति विशिष्टो धूमः, इस प्रकार का जो हमको ज्ञान होता है यह व्याप्ति का ज्ञान है। अब इन दोनों ज्ञानों का इसलिए निरूपण किया गया क्योंकि परामर्श उस ज्ञान को कहते हैं जिसमें व्याप्ति भी विषय हो और पक्षधर्मता भी विषय हो। अर्थात वह्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारक ज्ञान को परामर्श कहते हैं। इस ज्ञान में वह्नि की व्याप्ति भी विषय है और पक्ष का संबंध, पर्वत का संबंध जो धूम के साथ है वो भी विषय है। धूम में ही वह्नि की व्याप्ति है और धूम में ही पक्ष का संबंध भी है। इसको इसीलिए लिंग परामर्श भी कहते हैं क्योंकि लिंग, इसमें धूम जो है लिंग, धूम यहाँ पर लिंग है, लिंग अर्थात हेतु, उस हेतु का यह ज्ञान होता है। एक तरह से तृतीय लिंग परामर्श है, यह तृतीय ज्ञान होता है। इस तृतीय लिंग परामर्श को ही अनुमान कहते हैं। अंत में ग्रंथकार स्वयं कहेंगे कि जो तृतीय लिंग परामर्श है यह वही अनुमान है। इस परामर्श के होने के बाद हमें अनुमिति होती है, पर्वतो वन्यमान इत्याकारी का अनुमिति उत्पन्न होती है। तो पक्षधर्मता एवं व्याप्ति दोनों ही पदार्थ परामर्श के लक्षण में घटकतया प्रविष्ट हैं। अतः इन दोनों पदार्थों के स्वरूप को अत्यंत स्पष्टतापूर्वक समझना चाहिए। इनके स्वरूपों को यदि हम समझ जाएंगे तो फिर परामर्श ज्ञान जो होता है उस परामर्श ज्ञान के आकार को भी हम समझ पाएंगे। और उस परामर्श को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह परामर्श ही अनुमान है। तो इस प्रकार से आज के दिन का जो व्याख्यान है वह इसी पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।